नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। हम जो कि एसएस पांडे का अब तक जो कि एसएस पांडे की बुक से पेपर 2 का 5 चैप्टर जो कि कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट चैप्टर जो कि था हमारा समाजशास्त्र में ऑप्शन के लिए जनजाति समाज, ठीक है, भारतीय जनजाति समाज, उसको हमने काफ़ी डिटेल से देखा। उसका 3 पार्ट में वीडियो है, अगर अभी तक आपने नहीं दिखाया तो वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सक्सेस क्लासेस है जहाँ पे हम जो कि एसएस पांडे की बुक को कवर करें हिंदी मीडियम में, क्योंकि हिंदी मीडियम में देखोगे आपको कंटेंट मिलेगा तो आधा अधूरा मिलेगा, और जहाँ मिले वो क्वालिटी युक्त नहीं है। तो क्वालिटी पूर्ण कंटेंट के लिए जो कि हमारी पूरी प्रयास रहती है कि हम आपको क्वालिटी के साथ जो कि पूरे कंटेंट को प्रोवाइड करें। इसलिए जो एसएस पांडे की बुक है जो हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो हम जो कि इसी बुक को पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना एक नया चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है, जाति व्यवस्था। ये देखो पेपर 2 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पेपर 2 आपका बहुत ज़्यादा घूमता है। आपको यहाँ से डायरेक्टली जो कि 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे हर साल आपका यूपीएससी मेंस में, जो कि ऑप्शन सोशियोलॉजी ऑप्शनों का पेपर होता है, और साथ ही इनडायरेक्टली भी 1-2 क्वेश्चन और देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी भी है। देखो इसमें इतने सारे टॉपिक है, जाति व्यवस्था के ही संबंध में पूरे सारे चैप्टर है। और जाति व्यवस्था जो कि भारतीय समाज की एक जो कि इम्पॉर्टेंट अंग रहा है जाति व्यवस्था भारतीय समाज को समझने के लिए, इसलिए इसकी स्टडी जो कि समझना और जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही ये इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसी जो जाति व्यवस्था है जो कि जन्म के आधार पर होती है, ऐसी व्यवस्था दुनिया में कहीं और नहीं है, सिर्फ भारत में ही है। तो लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि भारत में ही ऐसी व्यवस्था देखने को मिली, जबकि अन्य जगह पर वर्ग व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, जो कि वर्ग व्यवस्था किस आधार पर होता है, अर्थव्यवस्था के आधार पर, यानी जिसकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होगी वो वर्ग व्यवस्था में उतना ही ऊपर होगा। और छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन जाति व्यवस्था के बारे में ये समझो कि जो जाति व्यवस्था है आपका, ये मुख्य रूप से क्या दर्शाता है समाज में, ये समाज के स्तरीकरण का इंडिकेटर है। ठीक है, समाज का स्तरीकरण कहने का मतलब कि समाज में किसकी परिस्थिति उच्च है, कौन उसके निम्न आएगा, और किसकी परिस्थिति ऐसे एकदम निम्न है। ठीक है, तो ये जो समाज में स्तरीकरण है उसका एक तरह से इंडिकेटर है, ये बताता है कि भारतीय समाज में किसकी परिस्थिति कितनी ऊंची है, कितनी निम्न है, उसके जाति के आधार पे। ठीक है, तो इसीलिए देखो अब जाति जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे देखो इसका अर्थ और लक्षण समझेंगे, जाति और वर्ग कैसे एक साथ हैं, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, जाति के कुछ गुण है, दोष है, क्या इसके जो कि पॉजिटिव साइड है, क्या इसके निगेटिव साइड है, जाति व्यवस्था में कैसे परिवर्तन हुआ है और इसके क्या फैक्टर रहे हैं परिवर्तन के, जाति व्यवस्था की निरंतरता और इसके कारक। तो आज जो कि हम इतने कुछ टॉपिक को देखेंगे। बाकी जो जाति व्यवस्था के अध्ययन के दृष्टिकोण है MN श्रीनिवास का, और भी जो भी जैसे लुई ड्यूमा हो गए, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में, ठीक, अगले क्लास में। तो चलो काफ़ी इंपॉर्टेंट को आपका ये चैप्टर हो जाता है, तो इसको बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से हम लोग इसको कवर करेंगे जैसे अब तक कवर करते हैं। तो जो भी सर एंड मैम चैनल से भी नए जुड़े वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जाति व्यवस्था का पहले अर्थ हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या बताता है जाति व्यवस्था के बारे में। तो देखो कह रहा है जाति व्यवस्था भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है जो भारतीय समाज के सामाजिक अस्थिकरण के एक प्रमुख स्वरूप को परिलक्षित करता है। मतलब ये एक तरह से बताते हैं कि भारतीय समाज का अस्थिकरण किस आधार पर है या कैसा है। ठीक है, जाति व्यवस्था के अंतर्गत यह समूह के सोपानिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए, मतलब जाति व्यवस्था में लोग क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत एक जाति समूह एक अंतर्विवाहित समूह होता है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। मतलब जो जाति समूह होता है उसकी सदस्यता किस आधार पर होता है, जन्म के आधार। मतलब जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लिया वो पूरा जीवन पर्यंत जो कि उसी जाति में जीवित रहता है, उसी जाति के हिसाब से चलता है। ठीक है, उसी जाति के जो नियम कानून होते हैं उसी का पालन करता है। तथा इनका देखो एक निश्चित व्यवसाय भी होता है। ये कुछ देखो जाति का कुछ लक्षण बता रहे हैं ना, यहाँ देखो अर्थ और लक्षण बता रहे हैं। तो हर जाति का अपनी एक निश्चित व्यवसाय है, कुछ इनका विशेषाधिकार भी होता है, कुछ निर्योग्यताएं भी होती है। मतलब कि इनमें कुछ बंदिशें भी होती है कि आप ये कर सकते पर ये नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी चीज़ें हर जाति की अपनी अपनी होती है। इनका खान पान सामाजिक सहवास संबंधी निषेधों का पालन करता है। मतलब खान पान के संबंध में निषेध होता है, किसके साथ उठना बैठना है इसके ऊपर भी निषेध होता है। तो इस तरह की बातें कुछ जाति व्यवस्था की कुछ लक्षण है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वही जो हमने अभी बात की तो वही सारे लक्षण देखो यहाँ पे ये सभी बिंदुवार जो कि 5-6 बिंदु में पूरा वही सब बातें कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और ब्राह्मण को सभी सुविधाएं प्रदान की गई, जबकि अस्पृश्य जातियों को सामाजिक धार्मिक और आर्थिक जीवन में कोई अधिकार नहीं दिए गए। मान लो एक हमारी जो जाति व्यवस्था ये 4 लोग हैं, ऊपर जो कि ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य, फिर शूद्र है। तो ये क्या जो ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण जाति सबसे ऊपर है देखो सामाजिक स्तरीकरण में।
ये देखो ऐसे ये एरो देख लो, ये सबसे ऊपर है, उसके नीचे छतरी छतरी, उसके नीचे वैश्य यानी व्यापारी संगठन है, उसके नीचे जो शूद्र है जो सबकी सेवा करता है। उपयुक्त शूद्र का क्या काम है? उपयुक्त तीनों लोगों की सेवा करना। तो वही बोला, एक तरफ जो ब्राह्मण है, ये ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाले लोग, इनको जो कि बहुत सारी सुविधाएं मिली थी, ठीक है। जबकि जो आपका अस्पृश्य जाति यानी जो नीचे दलित वर्ग था, ठीक है, इनको जो कि सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन में कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, ठीक है। यहाँ तक कि इन पे देखो, सड़कों पर चलने और सड़कों पर चलने व संपत्ति संचय करने तथा उच्च जाति के व्यक्तियों के रास्ते में आने पर भी प्रतिबंध लगा था। मतलब जो निम्न जाति के लोग थे उन पे देखो, ना तो उनको कोई अधिकार दिया गया था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया था। उनको सड़कों पर चलने पे और कई कुछ जगहों पर इनको जाने पे पाबंदियां भी लगी थी। मंदिर में प्रवेश भी इनका प्रतिबंध था, और कुछ रास्ते भी ऐसे थे जहाँ पे जो कि इनको जाने से मना कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर इनकी परछाई जहाँ तक पड़ती है, उनके परछाई से भी ये लोग दूर, उच्च जाति के लोग जो कि निम्न जाति के परछाई से भी दूर रहा करते थे पहले के समय में, ठीक है। तो इस तरह से जो कि भेदभाव का स्तर इतना गहरा था उस टाइम, ठीक है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति आर्थिक रूप से चाहे कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो, वर्ग व्यवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति वही डिसाइड करती है कि वो समाज में कितना ऊपर है या कितना नीचे है, ठीक है, किस स्तर पर। लेकिन जाति व्यवस्था में कोई व्यक्ति कितना भी आर्थिक स्थिति से मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जो उसकी जाति है तो उससे उसकी सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। ये आपका जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में अंतर मोटा मोटा यहाँ पे बताया जा रहा है। क्यों? देखो, इसी आधार पर हिंदू जाति व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था के रूप में देखा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति एक बार जिस जाति में जन्म ले लेता है वो उसी में पूरा जीवन पर्यंत अपना गुजारा कर लेता है, उसको आगे सामाजिक परिस्थिति में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए इसको एक बंद व्यवस्था के रूप में कहा जाता है, क्योंकि इसमें सामाजिक गतिशीलता नहीं होती है, ठीक है। जबकि जो वर्ग व्यवस्था वो आपका खुला व्यवस्था है, क्योंकि उसमें सामाजिक गतिशीलता हो सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करके जो कि समाज में ऊपर आ सकता है, ठीक है। जैसे आप देख लो, अंबानी पहले पेट्रोल पंप पे काम करते थे, लेकिन अब वो खरबों रुपए के मालिक है, तो वो काफ़ी ऊपर आ गया था। अब उनकी परिस्थिति जो कि समाज में काफ़ी ऊपर हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह की बात है जो आपका वर्ग व्यवस्था की बात करता है। अब थोड़ा सा जाति आपने समझ लिया, उसकी कुछ विशेषताएं समझ ली, और थोड़ा सा जाति और वर्ग को कंपेयर करते क्या इसमें समानता है और क्या इसमें अंतर है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या करें। देखो, जाति और वर्ग जो दोनों है ना, ये दोनों क्या करते हैं? सामाजिक अस्थिरीकरण के दो प्रमुख आधार है, ठीक है। जाति भी सामाजिक अस्थिरीकरण की बात करता है और वर्ग भी जो कि सामाजिक अस्थिरीकरण की बात करता है। जाति जो कि देखो इंडिया के लिए स्पेसिफिक है, जबकि वर्ग जो कि आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, हर एक कंट्री में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आर्थिक परिस्थिति यानी जिसकी जैसी इकॉनमी उस हिसाब से उसका सामाजिक अस्थिरीकरण होता है, ठीक है। तो ये इसीलिए दोनों में कंपेयर किया जा रहा है, इंडिया वर्सेस ऑल वर्ल्ड। और इंडिया में भी आपको वर्ग व्यवस्था देखने को मिलेगा, जहाँ पे नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, उस तरह की बात है, ठीक है। आगे देखो, जाति को अस्थिरीकरण की बंद व्यवस्था और वर्ग को खुली व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। जैसा हमने अभी पढ़ा, अभी बात की थी इसके बारे में। सामान्यतः वर्गों की प्रकृति खुली हुई समझ ली जाती है, परंतु वास्तव में प्रत्येक वर्ग अपने से निम्न वर्ग के सदस्यों को अपने वर्ग में आने से रोकता है और साधारणतः अपने वर्ग के सदस्यों से ही संबंधों की स्थापना करता है। आप वर्ग व्यवस्था में देखोगे तो भले वहाँ की जो प्रकृति खुली है, पर ऐसा नहीं है कि वो कोई भी वर्ग व्यवस्था हमारे समाज में बहुत ऊपर है और कोई वर्ग लेबर वर्ग है वो समाज में बहुत नीचे है। तो ऐसा नहीं कि ये इसके साथ संबंध रखने की कोशिश करता है, इसके साथ उठने बैठने की कोशिश करता नहीं, ये भी अपने आप से इनसे दूरी बनाए रखता है, ये भी अपने आप से जो कि सामाजिक स्तर पर अपने से दूरी बनाए रखता है। तो एक तरह से देखो, इसमें भी कुछ ना कुछ जाति व्यवस्था की जैसी बातें यहाँ पे भी दिख रही हैं वर्ग व्यवस्था में, ठीक है। और साधारणतः अपने जो वर्ग है वो अपने ही सदस्यों के संबंध में उसके साथ संबंध स्थापना करता है। मतलब जो उसके लेवल का कहते हैं ना, आप मेरे लेवल पे नहीं हो या फिर मैं आपके लेवल का नहीं हूँ, तो मतलब एक तरह से लेवल देखते हैं कि आपकी स्टेटस, जो इकॉनमी स्टेटस है वो मेरे के बराबर है, तभी हमारी आपसे बनेगी। जैसे आप देखो फिल्म स्टार जितने हैं, ज़्यादातर देखो फिल्म स्टार की शादी आपस में जो फिल्म स्टार उनके साथ ही होता है, चाहे वो एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो, ठीक है। या तो फिर जिनकी आर्थिक परिस्थिति उनके लेवल पे होती है, उस लेवल पे जितना उनका भी है एक्टर एक्ट्रेस की, वो उसी के स्तर पे उनसे शादी करते हैं। कभी आपने सुना होगा कि कोई बहुत अमीर एक्टर है वो किसी गरीब लड़की की शादी के लिए? नहीं, कभी नहीं सुना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी लोग जो कि अपने आप को जो कि उसी स्टेटस को बनाए रखने के लिए उसी स्टेटस के साथ संबंध रखते हैं, ठीक है। व्यवहारिक रूप से विभिन्न वर्गों के बीच वर्ग अंतर विवाह की नीति अपनाई गई जाती है, ठीक है। यही कारण है कि हिलर एक आपको सोशियोलॉजिस्ट कह लो,
हीलर जैसे कुछ विद्वानों ने जाति और वर्ग में कोई मौलिक भेद स्वीकार नहीं किया है। तो देखो यही जो वर्ग भी एक तरह से जाति की तरह बिहेव कर रहा है, वो भी कुछ पाबंदियां लगा रहे हैं अपने आप में। तो उसी आधार पर जो हीलर हैं वो कहते हैं कि जाति और वर्ग में कोई मौलिक भेद, कुछ खास भेद नहीं है। ठीक है, फिर भी यह निश्चित है कि अपनी प्रकृति, कार्यों और निषेधों में जाति और वर्ग एक दूसरे से भिन्न धारणाएं हैं जिन्हें निम्नलिखित रूप से समझा जाता है। अब देखते हैं कैसे जाति और वर्ग एक दूसरे से भिन्न है। देखो तो पहला तो पॉइंट ये बंद व खुलापन के आधार पे जो जाति व्यवस्था वो एक बंद सामाजिक अस्थिरीकरण को दिखाता है, जबकि खुलापन वर्ग व्यवस्था में खुलापन दिखता है। मतलब कोई भी आर्थिक परिस्थिति अपनी मजबूत करके समाज में ऊपर जा सकता है वर्ग व्यवस्था में, जबकि जाति व्यवस्था में ऐसा नहीं है। जो जन्म से जहाँ पर वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, दूसरा देखो जन्म व योग्यता। वही बात है कि जाति की सदस्यता का आधार जन्म है, जबकि वर्ग व्यवस्था के सदस्यता का आधार क्या है, योग्यता है। वो अपनी योग्यता से अपने वर्ग में परिवर्तन कर सकता है, पर कोई व्यक्ति अपनी योग्यता से जाति में परिवर्तन नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट देखो स्थिरता व गतिशीलता। जो जाति व्यवस्था उसमें वो जो कि एक स्थिर समाज है, उसमें गतिशीलता देखने को नहीं मिलती। जाति में कोई स्थिरता होती है, जबकि जो वर्ग व्यवस्था उसमें गतिशीलता दिखती है। गतिशीलता मतलब कि वो एक निम्न पद से उच्च पद पर जा सकता है अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पे। ठीक है, यहाँ पे आप जा सकते हो पर यहाँ पे नहीं जा सकते हो, इस तरह की जो आपको दिखाई देती है। तो जाति व्यवस्था स्थिर समाज को प्रदर्शित करता है, जबकि वर्ग व्यवस्था जो कि गतिशील समाज को दिखाता है। ठीक है, अब देखो प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है, जबकि वर्ग व्यवस्था में ऐसा नहीं है। वर्ग व्यवस्था में कोई भी किसी भी तरह का व्यापार कर सकता है और उसको जो मन है, जैसी मर्जी हो, इनोवेशन जैसा वो करना चाहे वो कर सकता है, और वो अपने व्यापार के थ्रू जो कि अगर उसमें तरक्की करता है तो वो समाज में ऊपर भी पहुंच जाता है। ठीक है, फिर देखो विवाह और क्या इनमें डिफरेंट होता है। विवाह के संबंध में देखो तो प्रत्येक जाति जो कि अपने ही जाति के लोगों में जो कि शादी करना पसंद करते हैं, अन्य जाति में शादियां नहीं करते हैं। ये ऐसा उन पर कुछ पाबंदी भी होता है जो सामाजिक रूप से उन पर दबाव डालता है कि आपको अन्य जाति में शादी नहीं करना, क्योंकि अगर आप अन्य जाति में शादी करो तो आपको समाज जो कि थोड़ा सा हीन भावना से दिखने लगता है और आपको जो कि समाज से बहिष्कृत जैसा व्यवहार किया जाता है। तो इसलिए लोग जो है कि जाति व्यवस्था में जो जाति व्यवस्था में जो विवाह संबंध है वो अपनी ही जाति में रखते हैं, ना कि अन्य जाति में। लेकिन वर्ग व्यवस्था में ऐसा नहीं। वर्ग व्यवस्था में देखोगे तो वो किसी भी वर्ग में अपने स्टेटस के हिसाब से देखेंगे, मेरे ही मतलब लेवल पर है कोई बंदा बंदी तो उससे वो शादी करना पसंद करते हैं मोस्टली। जरूरी नहीं कि वो उनके लेवल पर हो, थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो भी वो करते हैं। तो यहाँ पे मतलब ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आप इस वर्ग में शादी नहीं कर सकते, जबकि जाति व्यवस्था में ऐसा पाबंदी है। ठीक है, और देखो वर्ग में उच्चता का आधार जो कि आर्थिक है, जबकि जाति का जो उच्चता का आधार है वो सामाजिक स्तर पर, मतलब समाज निर्धारित करता है। ठीक है, जबकि वर्ग में उच्चता निम्नता का कौन डिसाइड करता है, वो उसकी आर्थिक स्थिति जो कि डिसाइड करती है। पवित्रता अपवित्रता की बात होती है। देखो जाति में जो कि पवित्रता अपवित्रता की बात होती है। जाति जो जितना पवित्र जाति है, जो जितना पवित्र काम करता है वो समाज उतना ही ऊपर है, जो जितना अपवित्र कार्य करता है वो उतना नीचे ही है। जबकि आपका जो वर्ग व्यवस्था है उसमें ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। वर्ग व्यवस्था में देखो पवित्रता तथा अपवित्रता संबंधी किसी प्रकार के विश्वासों का समावेश नहीं होता है। तो ये हमने कुछ मोटा मोटा देखो, ये यहाँ पे इतने बड़े बड़े पॉइंट है, मैंने आपको यहीं पे छोटा छोटा लिख दिया, जिससे आपको जब भी रिवाइज करोगे ऐसे आप अपना नोट्स बनाइएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये डिफरेंट है, फटाफट आप रिवाइज कर लोगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जाति को एक अगतिशील वर्ग भी कहा जाता है। मतलब जाति एक ऐसा वर्ग है जिसमें गतिशील नहीं है, मतलब सामाजिक आप जो कि समाज में ऊपर या नीचे नहीं जा सकते, जहाँ पर वहीं पे रह सकते हो। तो ठीक है, तो एक तरह से इसको ये भी कहा जाता है, जाति को एक अगतिशील वर्ग भी कहा जाता है। हो सकता है कि कल को आपको एक कमेंट करने के लिए जाए पेपर में, जाति एक अगतिशील वर्ग के रूप में। अब आपको इस पर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, आपको कमेंट करना है, तो आप इसी तरह बताओगे कि जाति में जो कि वर्ग के कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, वर्ग से मिलता जो, जैसे वो रिस्ट्रिक्शन होता है कि किसके साथ उठना बैठना, जैसे अभी हमने बात किया थोड़ा बहुत, तो उसी जैसे हिलर भी बोलते थे जाति जो कि कुछ और नहीं, वर्ग का ही एक स्वरूप है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हिलर को कोट कर सकते हो, अभी हमने हिलर को पढ़ा था, तो उसी आधार पर आप बोल सकते हो जाति। लेकिन इसमें जो कि जन्म के आधार पर जो कि जाति फिक्स हो जाती है, इसमें गतिशीलता नहीं पाई जाती है, इसलिए हम इसको जो कि जाति को एक अगतिशील वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कर रहा है। आगे देखो, अर्थात जाति और वर्ग एक समान है और इनमें अंतर जो कि गत्यात्मकता के कारण पाया जाता है। मतलब जो आपका वर्ग व्यवस्था है उसमें गतिशील है, वो अपनी परिस्थिति ऊपर कर सकता है, जबकि जाति व्यवस्था में नहीं कर सकता। जो अंतर है बस वही जाति गतिशीलता के आधार पर, और कोई अंतर इसमें नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। इस संदर्भ में जाति और वर्ग के मध्य संबंधों के निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। मतलब जाति और वर्ग में क्या समानताएं हैं, ये अब यहाँ पे हमने देखा, अभी हमने अंतर देखा था, अब कुछ समानताएं भी देखेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे
जाति के समान वर्ग में भी ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। जी हाँ, जो उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग से एक प्रकार की सामाजिक दूरी बनाए रखता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे कह रहा है। प्रत्येक जाति के साथ एक परंपरागत पेशा देखा जा सकता है, जबकि वर्ग में भी यह देखा जा सकता है कि उनमें भी परंपरागत पेशा होता है। जैसे निम्न वर्ग के सभी व्यक्ति भले ही एक प्रकार के रोजगार नहीं करते, लेकिन मूलतः वे उसी रोजगार में होते हैं जिनसे उन्हें निम्न आय मिलती है। ठीक है, मान लो कोई निम्न वर्ग के कई व्यक्ति है, ठीक है, वो भले एक जैसा काम ना करें, लेकिन वो उनका काम ऐसा होता है जिससे उनको कम से कम आय प्राप्त होती है, निम्न आय प्राप्त होती है। जबकि उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न आय वाला काम नहीं करेगा, वो उच्च आय जिसमें हाई इनकम होती है वो वाला काम करेगा उच्च वर्ग का व्यक्ति। ठीक है, जिससे उसको हाई इनकम प्रॉफिट होती है। तो एक तरह से आप कह सकते हो इनका जो व्यापार है वो भी परंपरागत रूप से सेम ही पाया जाता है, एक जैसा ही पाया जाता है। तो इस तरह से जाति के समान है। दूसरा देखो, जाति नियमों के अनुसार विवाह जाति में ही होता है। ठीक है, मतलब उसी के जाति में होगा। वर्ग में भी अलिखित नियम के अंतर्गत निम्न वर्ग का विवाह सामान्यतः उसी वर्ग में होता है। ज़्यादातर आप देखो निम्न वर्ग का व्यक्ति कोई भी काम करता होगा, उसकी इनकम कम है तो वो अपने ही इनकम के लेवल वाले बंदे से या बंदी से जो कि शादी करता है। ज़्यादातर देखने को यही मिलता है, ऐसा नहीं कि हमेशा, लेकिन मैक्सिमम यही देखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें भी जो कि विवाह संबंधी जो कि रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी भले लिखित रूप से नहीं है, लेकिन है, मौजूद है, समाज में इसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, समाज इसको समझती है। तो इसी आधार पर बोला कि जाति और वर्ग में कोई खास अंतर नहीं है, बस वही गतिशीलता के आधार पर इसमें अंतर है। अब देखो, इन समानताओं को देखते हुए केवल यह कहा जा सकता है कि जाति परिवर्तित करना संभव नहीं है, जबकि वर्ग में परिवर्तन आसानी से होता है। ठीक है, यही मेन इसका अंतर बता रहा है। आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ वर्ग परिवर्तित हो सकता है। अन्य पहलुओं में जाति और वर्ग एक जैसे है, लेकिन गत्यात्मकता के आधार पर दोनों अलग अलग है। वही बात यहाँ से फिर से कह रहा है, इसलिए बोला कि अर्थात जाति एक जो कि अगतिशील वर्ग है। हमने समझ लिया कि कैसे जाति जो कि एक अगतिशील वर्ग है, वही बात यहाँ पे कह रहा है। अब देखो, मार्क्सवादी व्याख्या के आधार पर देखो, मार्क्सवादी व्याख्या पर विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि गत्यात्मकता के आधार पर भी वर्ग और जाति एक है। जो मार्क्सिज्म वाले लोग हैं, मार्क्स के जो सपोर्ट करते हैं, वो भी कहते हैं कि उनके आधार पर भी अगर आप देखोगे तो जाति और वर्ग एक जैसे दिखेंगे, पर इसमें भी बस उसमें वही अंतर है कि गत्यात्मकता का अभाव है। अब आगे देखो, जाति और वर्ग के रूप में, जाति कैसे वर्ग के रूप में, ये भी हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, सामान्यतः जाति व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जाता है, परंतु सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव के कारण जाति व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे बता कि जाति कैसे एक वर्ग के रूप में, इसीलिए बता रहे हैं जैसे वर्ग में परिवर्तन देखने को मिलता है, जाति गतिशीलता, वर्ग में गतिशीलता देखने को मिलता है, सामाजिक गतिशीलता, उसी तरह यहाँ पे बता रहे कुछ परिवर्तन के कारण ये जो जाति है इसमें भी परिवर्तन देखने को मिले हैं। ठीक है, कुछ सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव के कारण। अब यहाँ पर हम ये समझने की कैसे कोशिश करें कि जाति कैसे एक वर्ग के रूप में, कुछ यहाँ पे उसके पॉइंट देखेंगे जिससे ये प्रूफ होगा कि हाँ, जाति वर्ग की तरह ही बिहेव करती है, वर्ग जैसा आज है वैसा जाति भी है। ठीक है, देखो, परंतु सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव कारण जाति व्यवस्था में भी परिवर्तन हुए। आज जाति व्यवस्था में वर्ग व्यवस्था के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे, वो हम देखेंगे अभी। शहरीकरण, औद्योगिकरण और धर्मनिरपेक्षतावाद के प्रभाव ने नई सामाजिक आर्थिक शक्तियों को जन्म दिया है। इन सबके सम्मिलित प्रभाव के कारण जाति व्यवस्था के नियमों में शिथिलता आई है। मतलब जो शहरीकरण हुआ है, औद्योगिकरण है और धर्मनिरपेक्षतावाद हुआ है, तो इन सब के आधार पर देखोगे जो जाति के नियम है उनमें जो कि शिथिलता पाई गई है। ठीक है, देखो, जाति का जो मुख्य आधार क्या है, वो धर्म है। जब धर्मनिरपेक्षतावाद आ जाएगा तो वो धर्म की, यानी कि जो धर्म को चुनौती दी जाने लगी, उसको तर्क पे कसा जाएगा, तो जो धर्म ही कमजोर होने लगेगा तो जाति के जो नियम है वो भी कमजोर होने लगेंगे, उनमें भी शिथिलता आने लगेगा। तो यही करें, शहरीकरण, औद्योगिकरण और धर्मनिरपेक्षतावाद की नीति के कारण जो जाति व्यवस्था उसके नियमों में शिथिलता आने लगी है। अब देखो, यहाँ पे कह रहा है, नगरीय सामाजिक मूल्यों ने छुआछूत के नियमों और निम्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक नियोग्यताओं को काफ़ी कमजोर किया है। जो नगरीय सामाजिक है, ये ज़्यादातर नगरीय समाज जो कि वर्ग व्यवस्था पर आधारित होती है। यहाँ पर भी देखो, गांव से विभिन्न जाति के लोग जाते हैं फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, तो ये सभी जाति जो कि एक साथ काम करते हैं। दोपहर का भोजन जो कि लंच होता है, एक साथ भोजन करते हैं। जबकि आप देखो कि जाति के मूल में क्या था कि लोग एक साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे। जो निम्न जाति उच्च जाति से दूर रहेगी और एक साथ भोजन नहीं करते, लोग अपनी ही जाति में भोजन करते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, नगर में जो जाति आई है, नगरों में वो एक साथ काम भी कर रहे हैं और एक साथ भोजन भी कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, तो एक तरह से देखो, इसके नियम में क्या, नगरीकरण के कारण शिथिलता आ रही है। जो जाति का एक पक्ष था उसमें शिथिलता आ रही है आपको। ठीक है, यहाँ वही बोला है, भोजनालयों में भिन्न भिन्न जाति के लोग एक साथ भोजन करते हुए देखे जा सकते हैं नगरों में। ठीक है, और देखो, इस तरह से देखोगे आप जाति जो कि वर्ग के रूप में बदल रही है। यहाँ पर देखो, कुछ
वर्तमान समय में कुछ समानांतर संगठन भी जन्म लेने लगे हैं जिसकी सदस्यता किसी एक जाति तक सीमित नहीं। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं जो किसी एक जाति से तक सीमित नहीं बल्कि उसमें विभिन्न जाति के लोग हैं, तो वो ऐसे संगठन भी जो कि जाति व्यवस्था को कमजोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे श्रम संघ हो गया, श्रमिक का एक संघ हो गया, छात्र का यूनियन हो गया। अब छात्र में तो कई सारी जाति के छात्र हैं पर उनका एक अपना संगठन है ना। इसी तरह के हर लोगों का एक संगठन जो कि जाति के परे, मतलब किसी जाति तक वो सीमित नहीं है। तो ये भी एक तरह से वर्ग का ही स्वरूप दिखा रहा है। अब देखो जाति के भीतर वर्ग उत्पन्न हो रहे हैं, वही बात कर रहा है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न जातियों के वर्ग बनने लगे। जो विभिन्न जाति उनको भी एक वर्ग के रूप में देखा जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय के आधार पर अनेक संगठनों का निर्माण हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में बने भूमिहीन संगठनों में भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं। अभी देखो कि भूमिहीन जो संगठन बहुत सारे बने श्रम लेबर ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें भी विभिन्न जाति के लोग जो कि सम्मिलित हैं, एक साथ वो उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में देखो जो ट्रेड यूनियन आदि भी इसी प्रकार के संगठन है जिनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक हितों की रक्षा करना है। जो श्रम है, श्रमिक है, उसका आर्थिक हित जो उसकी रक्षा करना। अब इसमें ये जो कि ये नहीं देखेंगे कौन किस जाति का, ये नहीं देखते हैं। तो एक तरह से देखो जो जाति है वह शहरीकरण के प्रभाव में, नगरीकरण के प्रभाव में जो कि अपनी जो नियम है उसमें शिथिलता है वो कमजोर हो रही है। अब देखो औद्योगिकरण, नए कानून, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था आदि से व्यक्तियों की परिस्थिति में काफ़ी गतिशीलता आई है जिसके कारण निम्न सामाजिक परिस्थिति वाले उच्च सामाजिक परिस्थिति प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान युग को प्रतिस्पर्धा का युग कहा जाता है। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय में है वह उसी में अपनी कार्यकुशलता को और बढ़ाता है। इस प्रकार वह अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाना चाहता है। स्पष्ट जाति व्यवस्था जो कि वर्ग में परिवर्तित होती है। ये सब एग्जाम्पल हमने देखा जिससे हमको पता चला कि जाति व्यवस्था देखो वर्ग में बदल रही है। इस विचार के विपरीत देखो अब यहाँ पे ये बात हमने प्रूफ करने की कोशिश की कैसे जाति व्यवस्था वर्ग में बदल रही है। अब क्या बोलेगा, देखो अब दूसरी एक विचार आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि दूसरा अध्ययन है जो इस बात का संकेत देता है कि जाति व्यवस्था वर्ग की ओर नहीं मुड़ रही है। मतलब जाति व्यवस्था अभी भी अपने जो दृढ़ उसका नियम है वो उसी में अभी बना हुआ है, वह वर्ग की तरफ नहीं जा रही। अब देखते हैं उसके पक्ष में क्या बातें कही जाती है। देखो योगेंद्र सिंह यहाँ पर अपने स्टडी पे बताते हैं, स्टडी के साथ बताते हैं कि विवाह संबंधी जो जातिगत नियम है अब भी काफ़ी मजबूत है। अभी भी देखो बहुत सारी जाति है जो अपनी ही जाति में विवाह करती है, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कितनी ही अमीर हो गया, अभी भी वो अपनी विवाह कहाँ कर रहे हैं, अपनी ही जाति में मैक्सिमम लोग देखने को मिल रहा है कि कर रहे हैं। ठीक है, जाति का अन्य कुछ फिर यहाँ पे बोला विवाह संबंधी के आधार पर बोला कि जाति अभी भी वर्ग में नहीं बदली, जाति व्यवस्था अभी भी पुरानी व्यवस्था में है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जाति की अन्य विशेषताएं कुछ कमजोर अवश्य हुई है लेकिन विवाह के मामले में अब भी सजातीय का ही महत्व, सजाती करने मतलब कि अपने ही जाति में शादी करने का महत्व है। उन्होंने आगे कहा, यानी योगेंद्र सिंह ने कहा कि जाति में वर्ग के लक्षणों को प्रकट होना क्षणिक परिवर्तन है। मतलब जो जाति में वर्ग का लक्षण दिख रहा है ना, ये परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, कुछ क्षण के लिए है। फिर देखो आगे क्या बोलते हैं, कुछ लक्ष्यों के प्राप्त करने के पश्चात जातियां पुनः अपने मौलिक प्रकारों जैसे विवाह, स्वभोज आदि पर लौट आती है। स्पष्ट जाति व्यवस्था के कुछ परिवर्तनों के बावजूद आज अपनी विशेषताओं को बनाए हुए है। मतलब जाति व्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, उनकी जो मूल व्यवस्था थी वो भी आज बनी हुई है। तो यहाँ हमने उसके पक्ष और विपक्ष दोनों की बात कर ली। अगर कभी आपसे क्वेश्चन आता है जाति और वर्ग के संबंध में, तो उसमें आपको पक्ष में भी मतलब एक समान कैसे है, कैसे एक समान नहीं है, कैसे जाति व्यवस्था अभी भी अपनी मूल व्यवस्था को बनाई हुई है, तो इन सब पॉइंट को यहाँ से आप आराम से इजीली लिख सकते हो। ठीक है, नोट करके। अब देखो अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जो है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति। यहाँ पर हम देखेंगे कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे, जो विभिन्न समाजशास्त्री, मनोविज्ञान शास्त्री हैं वो बताने की कोशिश करेंगे कैसे जो कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। हमने जो कि घुरिये का स्टडी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा चैप्टर 1 में, जहाँ पे हमने देखा था कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में घुरिये जी ने क्या बोला था कि जो आपका वर्ण व्यवस्था है ना, वर्ण व्यवस्था पहले जो कि जन्म के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर थी, पर धीरे धीरे लोग जो कि अपने ही व्यवसाय को अपनाने लगे, उसी में कुशल होने लगे, और यही वर्ण व्यवस्था जो कि समय के साथ जो कि जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई थी। तो इस तरफ की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, जीएस घुरिया जी ने। ये हमने पहले ही चैप्टर में देखा था। चलते हैं अब यहाँ पे क्या बातें की जा रही है, इसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की और क्या बात। ये थोड़ा सा मैंने आपको रिविजन कर दिया ताकि आपको वो बातें याद आ जाए। देखो यहाँ पे कह रहा है आरंभिक जो पश्चिमी समाजशास्त्री हैं, ठीक है, उन्होंने जाति व्यवस्था को उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। देखिए क्या बताते हैं।
आरंभिक पश्चिमी समाजशास्त्री जाति व्यवस्था को पूर्णतः एक हित प्रधान व्यवस्था मानते थे, जिनका निर्माण तत्कालीन अभिजात वर्ग के द्वारा अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए हुआ। वही जैसा जीएस घुरे जी कहते, जो ब्राह्मण वर्ग था वो अपनी स्वच्छता को स्थापित करने के लिए कुछ समाज में नियम बनाया और कुछ जो कि बंदिशें शुरू कर दी कि ये व्यक्ति इसी जाति में विवाह करेगा, दूसरी जाति में विवाह नहीं करेगा, ये व्यक्ति इनके साथ उठेगा बैठेगा, इनके साथ नहीं उठेगा, इस तरह के नियम बना लिए। तो वही जो समाज में अभिजन वर्ग कौन था उस टाइम, ब्राह्मण था। तो अभिजात वर्ग जो ब्राह्मण थे वो अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए इसका निर्माण किया। यहाँ पे जो आरंभिक जो पश्चिमी समाजशास्त्री थे वो इस तरह की बातें पहले विचारधारा रखते थे, ठीक है। दूसरी ओर कुछ और विद्वान हैं, उन्होंने क्या कहा, इसे भारतीय कर्मकांडों का दुष्परिणाम माना है। तो मतलब भारत में जो इतना कर्मकांड धर्म के आधार पर होता है तो ये उसी का एक दुष्परिणाम के रूप में इसको मानते हैं। इसी वजह कुछ अन्य विचारक हैं जिन्होंने व्यवसाय, वर्ग विभिन्नता, प्रजाति विभिन्नता, विशुद्धता की धारणा, जनजाति विश्वासों, धार्मिक विश्वासों और संस्कृति पृथकता आदि के आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। होकार्ट और सेनाट का जो सिद्धांत है कि कैसे जाति व्यवस्था का उत्पत्ति हुआ, तो उनका एक धार्मिक सिद्धांत है, मतलब वो धर्म का आधार बताते हैं कि कैसे हुआ। देखो क्या बोलते हैं, होकार्ट के अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति अनेक धार्मिक क्रियाओं या कर्मकांडों के कारण हुई है। अत्यधिक संख्या वाली ये क्रियाएं पवित्रता के आधार पर अनेक उच्च एवं निम्न स्तरों में बटी थी, ठीक है। मतलब ये क्या करे कि जो धार्मिक क्रिया है या कर्मकांड है उसके कारण जो जाति व्यवस्था में उत्पन्न हुई है, जो कि पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर उच्च और निम्न स्तरों में बटी हुई थी। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है भारत में सबसे पहले क्या हुआ, भारत में वर्ण व्यवस्था उत्पन्न हुई। इस प्रकार समाज में समूहों की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण हुआ। उनके द्वारा किए जाने वाले धार्मिक कार्य की पवित्रता के आधार पर होने लगा, जिसने कालांतर में अनुवांशिक रूप ले लिया। कहने का मतलब कि भारत में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था आया, फिर वो जो काम कर रहे थे उसको जो कि पवित्रता और अपवित्रता से जोड़ दिया गया, और जो जितना पवित्र था उसको समाज में उतनी ही ऊंची परिस्थिति मिल गई, जो जितना अपवित्र कार्य करता था वो उसको उतना ही नीचे चला गया। अपवित्र कार्य करने का मतलब जैसे देखो जानवरों का मांस खाना, जानवरों की चमड़ी निकालना, ये क्या है, अपवित्र काम है, ठीक है। पवित्र काम मतलब पूजा पाठ करना, दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई करना, सब। तो इस तरह की बात जो पवित्र है, तो जो जैसा काम करता है वो उस आधार पे जो कि उतना उसको सामान्य परिस्थिति मिल रही थी। और धीरे धीरे ये चीज़ क्या हो गया, अनुवांशिक हो गया। मतलब जो वर्ण व्यवस्था था वो धीरे धीरे अनुवांशिक हो गया, जो कि क्या बन गया, जब अनुवांशिक रूप इसने ले लिया तो ये जाति व्यवस्था में तब्दील हो गया। ऐसा होकार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये धर्म के आधार पर बताते हैं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। मतलब एक तरह से जीएस घुरिया के सेम डेफिनेशन एक तरह से ये बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेनाट भी थे, देखो सेनाट क्या बोलते हैं कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत भोजन व विवाह, सामाजिक सहवास के प्रतिबंधों का विश्लेषण इन्होंने किया था। जाति व्यवस्था का जो भोजन था, विवाह था, सामाजिक सहवास था, तो एक साथ समाज में उठना बैठना, ये सब चीज़ों के जो प्रतिबंध लगाएंगे इस पर इन्होंने जो कि इसका विश्लेषण किया। देखो तो ये क्या इन्होंने क्या पाया इसका विश्लेषण में, होकार्ट एवं सेनाट ने जाति व्यवस्था को केवल धार्मिक आधार पर ही स्पष्ट करने का प्रयास किया, जबकि जाति व्यवस्था प्राथमिक रूप से एक सामाजिक संस्था है, ऐसा समाजशास्त्रियों द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। और आगे देखो यहाँ पे, अब देखो हट्टन, ये हमने होकार्ट और सेनाट के आधार पे देख लिया। अब हट्टन का आदिम संस्कृति अथवा मानक सिद्धांत ये देखेंगे। जो हट्टन थे उन्होंने आदिम संस्कृति और मानक सिद्धांत के आधार पे जो कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताया। देखते हैं ये हट्टन क्या बोलते हैं। 1931 की जनगणना हुई थी भारत में, तो उससे संबंधित जो जाति संबंधित जो डेटा हुआ था वो एकत्रित हुआ था, ठीक है। तो हट्टन ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट, इसके 3 पक्षों को स्पष्ट करके बताया। उस समय 1931 के जो सेंसस हुआ था उसमें जो जाति के लिए फैक्ट कलेक्ट हुए थे उसी आधार पे। तो इन्होंने बोला कि व्यवसाय का अनुवांशिक रूप है, विवाह, खान पान, सामाजिक समाज संबंधी प्रतिबंध होता है, जातियों में ऊंच नीच की व्यवस्था होती है। ये 3 फैक्ट जो कि आपको जातियों में देखने को अनिवार्य रूप से मिलेगी, ऐसा हट्टन ने पाया था अपने स्टडी में। फिर देखो हट्टन का मानना है कि केवल भारत में विकसित होने के कारण जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के कारण भारतीय परिस्थितियों में ही ढूंढने जा सकते हैं। कहने का मतलब कि जो जाति व्यवस्था केवल भारत में, तो हट्टन कहते हैं कि ये व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका कारण जो कि हम भारतीय परिस्थिति में ही ढूंढ सकते हैं, ये कहीं बाहर से हमको ये पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए जो कि आदिवासी संस्कृति का अध्ययन करते हैं, मतलब जो भारतीय आदिवासी हैं वहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जाति व्यवस्था जो कि उत्पन्न हुई। उदाहरण के तौर पर ये भारत में नागा जनजाति क्षेत्र को लेते हैं, ठीक है। फिर देखो वो बताते हैं आर्यों, जो मतलब जो बाहर से आए थे, जो भारत पर आक्रमण किए, आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को परास्त करने के साथ ही इस व्यावसायिक विभाजन का अधिक स्पष्ट रूप दे दिया और अपने व्यवसाय को सर्वोच्च घोषित किया। मतलब जो आर्य आए थे, जो भारत में मूल निवासी थे, उनको हरा दिया तथा इनका जो व्यवसाय था इन्होंने बोला हराने के बाद कि आप लोग जो कि हमसे नीचे हो, हमारा जो व्यवसाय है वो श्रेष्ठ है। तो ये जो इन्होंने बना दिया था, इसी आधार पर जो कि व्यवसाय के आधार पर श्रेष्ठ और निम्न का जो कि अंतर या उच्च नीच या भेदभाव देखने को मिला था, ठीक है। ऐसा जो कि आपको कौन कह रहा है, हट्टन कह रहे हैं, हट्टन का मानना है। अब देखो आगे
विवाह, सामाजिक संपर्क और खान पान से संबंधित प्रतिबंधों की व्याख्या हट्टन ने नागा जनजाति में प्रचलित टेबू और माना जैसे विश्वासों के आधार पर की है। नागा जनजाति और कुछ दूसरी जनजातियों में अनेक व्यवहारों को अशुभ समझा जाता था, इसलिए आदिवासी ऐसे व्यवहार पर अनेक निषेध लगाते थे। जैसे मानो कोई जनजाति है, ठीक है, 2 जनजाति है, अब हो सकता है इसके जनजाति जो चीज़ शुभ मानी जाती है वो इस जनजाति के लिए जो कि अशुभ मानी जाती है, ठीक है। इसलिए जो कि ये लोग जो कि एक दूसरे के चीज़ों पे जो कि प्रतिबंध लगाते थे कि अगर ये ऐसा चीज़ कर रहे हैं पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इनके साथ तब नहीं उठेंगे बैठेंगे। तो ऐसा प्रतिबंध जो कि जनजातियों में देखने को मिला था। तो माना क्या था? माना का मतलब क्या, देखो, अलौकिक शक्ति है जो सभी वस्तुओं में पाई जाती है और स्पर्श द्वारा एक दूसरे में आ जा सकती है। स्पर्श द्वारा एक दूसरे में आ जा सकती है, इसलिए बोलते थे कि हमको इनसे दूर रहना है, ये निषेध लगाना जरूरी है। जैसे विश्वासों के कारण यह आदि, जैसे जो माना जैसा जो विश्वास है, एक तरह से कह लो अंधविश्वास टाइप का चीज़ है, जो कि ऐसा लगता है कोई अलौकिक शक्ति है जो छूने से एक दूसरे पर ट्रांसफर हो सकती है। तो ये जो माना जैसे विश्वास है, इसी कारण यह आदिवासी समूह किसी भी बाहरी व्यक्ति या अपरिचित समूह से दूरी बनाए रखते थे। मतलब जो इनका जो सहवास का, खान पान का और सामाजिक उठने बैठने का जो निषेध है, व्यवसाय का जो निषेध है, दूरी है, वो इस आधार पर है क्योंकि उनको लगता था उनकी जो अपवित्रता है वो हमारे तक आ जाएगी, इसलिए हमको इनसे दूर रहना है, ठीक है। इस तरह से हट्टन जो कि कुछ व्याख्या करने की कोशिश करते हैं कि कैसे जाति व्यवस्था में कुछ निषेध यानी कुछ आधार पर जो कि प्रतिबंध लगाए गए उसके इस तरह से वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हट्टन के अनुसार भारत में आने से पहले ही आर्यों में सामाजिक आधार पर विभाजन की एक भावना विद्यमान थी, ठीक है। जो आर्य थे वो जो भारत में आए थे उनमें जो कि पहले से ही जो कि वो सामाजिक विभेद की भावना थी। फिर देखो क्या करे हट्टन, यहाँ के मूल निवासियों में टेबू और माना संबंधित भेदभाव को देखकर उन्होंने इसे और अधिक स्पष्ट तथा निश्चित रूप दे दिया, जिससे आर्यों का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव स्थायी होगा। आर्य के अंदर भी भेदभाव, सामाजिक भेदभाव की स्थिति थी, और वो जब भारत में आए तो देखिए यहाँ पर टेबू और माना जैसे जो कि भेदभाव है, मतलब लोग एक दूसरे के व्यवसाय या सहवास या भोजन के लिए जो कि कुछ निषेध का पालन करें, तो इस तरह की चीज़ों को इन्होंने देखा, तो इन्होंने इसको और स्पष्ट कर दिया, इसी को और आगे कैरी करने लगे और ठोस कदम इसके लिए आगे उठाएं, जिससे जो कि इनका जो कि सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव स्थायी हो गया, जो आर्य लोग थे, ठीक है। इसी के फलस्वरूप जाति व्यवस्था में विवाह, खान पान और सामाजिक सहवास से संबंधित तरह तरह के प्रतिबंध जुड़ गए और विस्तृत होते चले गए। तो अब देखो ये हट्टन का ये सिद्धांत था, लेकिन अब क्या करें, जाति प्रथा की उत्पत्ति में हट्टन का सिद्धांत अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित है, लेकिन फिर भी इसको पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? देखो अभी उसके कुछ कारण बता रहे हैं। फैक्ट, वास्तव में टैबू और माना जैसे विश्वास संसार के लगभग सभी जनजातियों में पाए जाते हैं, फिर जाति प्रथा की उत्पत्ति केवल भारत में ही क्यों हुई? तो ये एक बड़ा सवाल है कि देखो हर जनजाति जो भारत में या कहीं भी हो, उसमें कुछ ना कुछ निश्चित प्रतिबंध जरूर है कि वो इसको मानेंगे पर उसको नहीं मानेंगे, इसको शुभ मानेंगे पर उसको अशुभ मानेंगे। तो ये तो हर जनजातियों में, पर ये जो जाति व्यवस्था है, ये जाति प्रथा, ये भारत में ही क्यों हुई? ये इसका जो कि स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पा रहा है, जबकि अगर ये यही इसका मूल कारण होता तो अन्य जगह पर भी जाति व्यवस्था उत्पन्न होती, लेकिन अन्य जगह पर नहीं हुई। तो इसलिए जो हट्टन का ये स्टडी है वो काफ़ी प्रभावी नहीं माना जाता है, भले वो फैक्ट पे आधारित हो, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट पे देखो कैसे बोला, कैसे करें कि केवल आदिवासी संस्कृति अथवा विशेष क्षेत्र की विशेषताएं ही संपूर्ण भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि भारत का भी आप डाइवर्स कल्चर देखोगे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। तो केवल जो आदिवासी की संस्कृति उसी आधार पर जो पूरे भारत की कल्चर को आप नहीं डिफाइन कर सकते, नहीं बता सकते, ठीक है। फिर थर्ड करा है यह निष्कर्ष देना कि भारत में आर्यों के आने से पूर्व ही टैबू और माना के आधार पर कुछ प्रतिबंध और सामाजिक विभाजन प्रचलित थे। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता। मतलब कि ऊपर वाले पॉइंट जैसे बोला गया था कि इनमें ऐसा कुछ माना और टैबू जैसी चीज़ें पाई जाती है, इसी को और जो आर्य आए थे उन्होंने इसी को मजबूत करके जाति व्यवस्था का निर्माण कर दिया, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई इसका सिद्ध करने वाली बात नहीं देखी जा रही कि माना और टैबू जैसी चीज़ें जो कि भारतीय आदिवासियों में पहले से ही विद्यमान थी आर्य के आने से पहले। तो इस आधार पे इनकी हमने हट्टन की काफ़ी अच्छी स्टडी थी, उसको खारिज करने के कुछ पॉइंट भी काफ़ी अच्छे थे, वो हमने देखा। अब देखो आगे चलते हैं शरद चंद्र राय की स्टडी देखते हैं जाति व्यवस्था के संदर्भ में कि जाति व्यवस्था कैसे उत्पत्ति हुई। इस बारे में शरद चंद्र राय ने भी कुछ अपनी पॉइंट दिए हैं, ठीक है। तो देखो ये जो कि उत्पत्ति को आर्य और द्रविड़ संस्कृति के संपर्क का परिणाम मानते हैं। एक लाइन में समझो तो ये क्या बोलते हैं शरद चंद्र राय कि जो आर्य आए थे भारत में बाहर से, ठीक है, और जो भारत के मूल निवासी द्रविड़ थे, ये यहाँ पर आए
और देखिए आर्य में भी कुछ प्रतिषेध थे, मतलब कुछ आपका रोक टोक लगा था कि आप ये काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। द्रविड़न लोगों में भी ऐसे कुछ प्रतिबंध देखने को मिले थे कार्यों को लेके। तो ये एक तरह से इनके विचार काफ़ी मिलते थे। तो फिर इन्हीं दोनों का मिला जुला जो स्वरूप था, मतलब कि आर्य जो कि द्रविड़ को हरा दिए, तो एक तरह से इनको अपने नीचे इन्होंने रखा, इनको निम्न जाति का और अपने को श्रेष्ठ जाति का। और इनकी जो कल्चर, मतलब इनकी जो भावना थी काफ़ी मिलती जुलती थी थोड़ी बहुत, उच्च निम्न का भेदभाव इनमें भी दिखाया जाता था पति। तो इन्होंने क्या किया, इनका कुछ पॉइंट और कुछ इनका पॉइंट लेके जो कि भारतीय जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ, ऐसा जो कि शरदचंद्र राय कहते हैं। ठीक है, तो देखो आगे पढ़ते हैं इन्हीं के बारे में डिटेल से। शरदचंद्र राय ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को आर्य और द्रविड़ संस्कृति के संपर्क का परिणाम माना है। आर्य अथवा इंडो आर्यन प्रजाति की संस्कृति में वर्ण व्यवस्था और कर्म की धारणा तथा आत्म केंद्रित सामाजिक व्यवस्था का अधिक महत्व था। जो आर्य थे उनके संस्कृति में जो कि वर्ण व्यवस्था जो था, कर्म की धारणा जो थी और आत्म केंद्रित जो समाज की व्यवस्था थी, वो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते थे आर्य। ठीक है, जबकि इससे भिन्न देखोगे कुछ चीज़ें, इससे भिन्न द्रविड़ लोग जो थे उनके क्या, वो जो कि व्यवसायिक विभाजन, जादुई विश्वासों तथा कर्मकांडों की जटिलता में विश्वास करते थे। तो आर्य की ये विश्वास वाली बातें, ये विचार वाली बातें, और द्रविड़ की ये सब विचार वाली बातें कि व्यवसायिक विभाजन होना चाहिए, कर्मकांड होना चाहिए, इन सब की बातें। तो इन्हीं सब का मिला जुला स्वरूप जो कि आपका जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का कारण बनता है। यही जो कि शरदचंद्र राय जी अपने एक्सप्लेनेशन में बताते हैं। उनकी संस्कृति अपने से अधिक भिन्न। फिर देखो जो आर्य थे उनको लगा कि द्रविड़ की जो संस्कृति है, मतलब आर्य की संस्कृति अपने से अधिक भिन्न प्रतीत नहीं। जो द्रविड़ थे उनको लगा कि जो उनकी अपनी संस्कृति वो आर्य से अधिक भिन्न नहीं है। इसी कारण उन्होंने आर्यों को स्थायी बनाने में योगदान दिया। अपनी राजनीतिक प्रभुता के कारण इस व्यवस्था में आर्यों अथवा द्विजों को स्वाभाविक रूप से उच्च स्थान प्राप्त था, क्योंकि आर्य ने जो कि द्रविड़ को हरा दिया था, तो स्वाभाविक रूप से इनकी जो परिस्थिति थी उस टाइम उच्च थी, तो इसलिए जो कि समाज में उच्च माने जाते थे। फिर देखो शरदचंद्र राय का हिंदू जीवन के दार्शनिक पक्ष पर अधिक बल देते। जो शरदचंद्र राय हैं वो जो हिंदू जीवन का दार्शनिक पक्ष है उस पर अधिक बल देते हैं, व्यवहारिक पक्ष की उपेक्षा करते थे। एक तरह से शरदचंद्र राय को भी यहाँ पे उनकी स्टडी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जबकि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को देखोगे तो नैतिक सिद्धांतों अथवा आदर्शवाद के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। इसका आपको फैक्ट के बेस पे ही इसकी स्टडी करके समझा जा सकता है पूरे भारत के लेवल पे। चलते आगे देखो क्या है। आगे देखो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में एबेस्टन भी कुछ अपनी बातें करते हैं। एबेस्टन भी एक समाजशास्त्री, देखो ये क्या कहते हैं, ये कैसे उसकी उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। इन्होंने जो व्यावसायिक विभाजन के आधार पर एक उद्विकासी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। मतलब इन्होंने जो जाति व्यवस्था का आधार क्या होता है, व्यावसायिक विभाजन, और धीरे धीरे इसका जो कि विकास हुआ है। ठीक है, ये इनका मोटा मोटा सारा। अब थोड़ा सा इसको डिटेल समझते हैं कैसे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति उद्विकासी रूप में क्रमिक स्तरों में हुई, मतलब बहुत स्लोली धीरे धीरे इनका विकास हुआ है। पहले देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कैसे राज्य की उत्पत्ति के साथ राजा का प्रमुख कर्तव्य व्यावसायिक भिन्नता और श्रम विभाजन की उचित व्यवस्था हेतु नीति निर्माण करना था। मतलब ये बहुत पहले चले गए, जब जो कि राज्य का निर्माण हुआ तो वहाँ पे एक राजा हुआ। अब राजा की जिम्मेदारी हुई कि व्यवसाय जो लोगों की जो कर्तव्य है, लोगों को अलग अलग व्यवसाय दिया जाए और उनमें जो कि अलग अलग लोगों के जैसे उसकी क्षमता योग्यता है उसमें जो कि उसका जो कि श्रम विभाजन किया जाए। जो जिस चीज़ में कुशल है उसको उस क्षेत्र में जो कि उसको लगाया जाए। ऐसा राजा का जो राज्य के निर्माण के साथ ही राजा ने ऐसा सोचा होगा हर राज्य में। ठीक है, इसके फलस्वरूप एक व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति अपने अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संघों का निर्माण करने लगा। मतलब जो लोग थे वो अपने अपने काम में लग गए और फिर अपने अपने हितों को लोग सुरक्षित रखने के लिए अपना अपना एक जो कि संघ बनाना शुरू कर दिया। मतलब कि देखो अधिक से अधिक लोग एक संघ में होंगे तो उनका मुकाबला, उनका जो कि आसानी से हटाया नहीं जा सकता और उनके जगह कोई ले नहीं सकता, तो इसलिए जो कि अलग अलग जो कि संघों का निर्माण होने लगा। ठीक है, फिर देखो एक संघ जो कि दूसरे संघ के सदस्यों से पृथक रहने का प्रयत्न करता था, जिससे क्यों पृथक रहने की कोशिश करता, ताकि उनका जो व्यावसायिक ज्ञान है वो अन्य समूह के सदस्यों को न मिल जाए। इसी के फलस्वरूप जो कि उन्होंने उनसे दूरी बनाए रखने के लिए खान पान, विवाह और सामाजिक सहवास से संबंधित अनेक प्रतिबंध जो कि विकसित कर लिए। ठीक है, मतलब इनका जो संघ था वो नहीं चाहते थे कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, मतलब जो हमारी व्यवसाय की चीज़ें, इन्फॉर्मेशन है, वो दूसरे संघ को मिले। इसके लिए जो कि उनसे दूरी बनाए रखने के लिए जो कि ये जो कि अपना जो संघ था वो अपना ही खान पान, विवाह और सामाजिक सहवास के नियम बना लिया था और दूसरों से जो कि इसके आधार पर प्रतिबंध का विकास कर लिया था। ठीक है,
इस संपूर्ण प्रक्रिया में पुरोहितों का कार्य करने वाले व्यक्ति सबसे अधिक संगठित रहे और उन्होंने अपने व्यावसायिक संघ के नियमों का दृढ़ता से पालन किया। इस प्रकार इस समूह की स्थिति जो कि सर्वश्रेष्ठ हो गई। देखो ब्राह्मण वर्ग कैसे सर्वश्रेष्ठ हुआ वो यहाँ पे बताने की कोशिश करें। तो जो संघ का जो कि संगठन था उसमें जो कि पुरोहितों का जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूती से दिखा संगठन, और उन्होंने इसका कड़ाई से इन नियमों का पालन किया, अपने संघ के नियमों का पालन किया, इसलिए जो कि उनकी जो स्थिति समाज में वो सर्वश्रेष्ठ हो गई। कालांतर में जब भी व्यावसायिक संघ अंतर्विवाहित संघों के रूप में परिवर्तित हो गए, मतलब धीरे धीरे जो व्यवसायिक संघ था वो अंतर्विवाह मतलब अपने ही संघ में विवाह करने लगे, धीरे धीरे इसमें परिवर्तित हो गए। तब जब ये अपने ही मतलब एक तरह से जो इनका संघ था उसमें विवाह करने लगे, तब जाके एक संस्करण के रूप में यह जो कि स्थापित हो गया, और इस तरह के जो विभाजन था उसको जाति व्यवस्था कहा जाने लगा। देखो इनका जो एक तरह से एक्सप्लेनेशन है ना काफ़ी यूनिक है, मतलब कि इतना दूर तक सोचने के लिए कि राज्य की उत्पत्ति से जो कि धीरे धीरे कैसे मतलब जाति को विकास संबंधी कोई भी क्वेश्चन आएगा जहाँ भी बोलेगा जाति और विकास संबंधी बातें, तो वहाँ पर आप इबेर्सन का ये जो स्टडी है जरूर लिखिएगा। ये काफ़ी अच्छा जो कि स्टडी है कि कैसे कैसे जाति का एवोल्यूशन हुआ, उस आधार पर इन्होंने काफ़ी लॉजिकली जो कि बताने की कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। अब देखो यहाँ पे देखो इनका भी क्रिटिसिज्म होता है। हट्टन और मजूमदार जो हैं इन्होंने जगह इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि व्यवसाय के आधार पर वर्गों का निर्माण संसार के सभी भागों में हुआ है, लेकिन जाति व्यवस्था के तत्व भारत के अतिरिक्त किसी भी दूसरे समाज में देखने को नहीं मिला। मतलब मेरे लोग जैसे व्यवसाय के आधार पर वेस्टर्न जो बोलते थे कि व्यवसाय के आधार पर जो जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ है, तो वही हट्टन और मजूमदार बोलते हैं कि व्यवसाय के आधार पर तो विभिन्न जगहों पर जो कि वर्गों का निर्माण हुआ है, पर जाति व्यवस्था जैसा सिस्टम जो कि केवल भारत में ही देखने को मिला। तो इस आधार पर इनकी आलोचना भी की जाती है। ठीक है, अब देखो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में जो मूल्यांकन है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जाति व्यवस्था एक अत्यधिक जटिल और व्यापक व्यवस्था है। स्मृति काल से लेकर आज तक इसकी संरचना और कार्यों में इतने परिवर्तन और संशोधन होते रहे हैं कि किसी एक समय व स्थान की परिस्थितियों के आधार पर इसकी उत्पत्ति को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार एक उचित दृष्टिकोण यह है कि विभिन्न कालों में उत्पन्न होने वाली अनेक परिस्थितियों एवं विकासवादी क्रम के आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब भिन्न भिन्न परिस्थितियों समय में जैसे जैसे जाति इवॉल्व हुई वैसे वैसे उस आधार पर उसको जो कि व्याख्या करनी चाहिए, तभी हम जाति व्यवस्था के स्पष्ट रूप को समझ पाएंगे। तो देखो क्या करें, भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित कारकों में आर्यों और अनार्यों के बीच में होने वाले संघर्ष को माना जा सकता है। आर्य चाहे भारत में बाहर से आकर बसे हों अथवा वे यहीं के हों, ठीक है, यही के मूल निवासी हो। इतना आवश्यक कि द्रविड़ों पर विजय प्राप्त करके उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप आर्य और दास का भेद समाज में व्याप्त हो पाया था। ठीक है, ये हमने कुछ उसका मूल्यांकन समझा कि कैसे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। अब देखते हैं जाति व्यवस्था के गुण और दोष, मतलब जाति व्यवस्था के समाज में आपको क्या लाभ देखने को मिलते हैं और क्या इसके हानि भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो इसके गुण में क्या कहा जा रहा है, एक सेकंड थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ देखो, जाति व्यवस्था ने प्रत्येक व्यक्ति को स्थिर सामाजिक पर्यावरण प्रदान किया। मतलब कि ऐसा नहीं कि प्रत्येक जाति जो कि अस्त व्यस्त है, बहुत ज़्यादा जो कि कौतूहल उसके अंदर मचा हुआ है, लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे का व्यवसाय छीन रहे हैं, एक दूसरे पे ज़्यादा आक्रमण करे, एक दूसरे को हड़प रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं देखने को मिला है। जो जाति व्यवस्था है वो क्या है, एक स्थिर समाज के पर्यावरण बनाने की कोशिश की है। इसी आधार पर जो मजूमदार ने भी कहा है कि जाति व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा का वह आधार है जहां व्यक्ति को रोजगार, आवास और विवाह संबंधी सुरक्षा प्राप्त होता है। मतलब जो जिस जाति में उसको पता है, फिक्स है कि उसको क्या रोजगार करना है, उसका आवास कैसा होगा, उसका जो विवाह संबंध होगा वो कैसा होगा, वो उसको पता है पहले से ही। ठीक है, तो इसलिए जो कि समाज में जो कि स्थिरता बनी रहती है, समाज में शांति का माहौल रहता है, कोई एक दूसरे से संघर्ष देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और देखो जो व्यक्ति के परिवर्तनशील स्वभाव के कारण संभव नहीं हो पाता है। यह जो कि जाति व्यवस्था जो कि व्यक्ति अगर परिवर्तनशील है तो उसके कारण संभव नहीं हो पाएगा। इस तरह की जो कि इसके कुछ गुण की बात की जाएगी, मतलब इस तरह से ये सामाजिक स्थायित्व की बात यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जाति व्यवस्था एक ही जाति के सद्भावना एवं सहयोग का विकास करता है। जो जाति व्यवस्था है, जो अगर जो जिस जाति का वो अपनी जाति को देख के उसको सहयोग करता है, चाहे वो किसी स्थिति में हो। ठीक है, तो एक तरह से क्या है कि लोगों में सहयोग और सद्भावना के भाव को प्रकट करता है, जो कि जजमानी व्यवस्था में ये और स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, जजमानी व्यवस्था हमने पहले भी समझ लिया था क्या था। चलो आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट इसके क्या गुण और है। यह व्यक्ति के आर्थिक व्यवसाय का निर्धारण करती है, जिससे बच्चों के प्रशिक्षण के अवसर के साथ ही उनका भविष्य भी निश्चित हो जाता है। मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उनका भी भविष्य निश्चित हो जाता है कि वो बड़ा होकर क्या करेगा, कैसे करेगा। इसलिए वो जो कि बचपन से उस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेता है, जिससे उस क्षेत्र में वो काफ़ी कुशल भी हो जाता है। ठीक है, फिर देखो
अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध लगा के इसने सांस्कृतिक शुद्धता पर बल देकर स्वच्छता की आदतों का विकास किया है। ठीक है, एक तरह से कहने का मतलब जो वो जाति व्यवस्था में पवित्रता और पवित्रता की भावना है ना, उसी आधार पर देखोगे तो इसने जो कि स्वच्छता की आदतों का विकास किया है। अधिक से अधिक लोग जो कि स्वच्छ या पवित्र रहने की कोशिश करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, चूंकि जाति व्यवस्था में व्यक्ति को भोजन, संस्कार और विवाह संबंधी जातिगत नियमों के पालन का आदेश देती है, अतः राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों पर उनके विचार व बौद्धिक क्षमता की उसकी जाति प्रथाओं द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। मतलब जो राजनीतिक और सामाजिक स्तर के विषय हैं, राजनीतिक स्तर पर भी जो कि जाति काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। मतलब इनकी जो जाति प्रथाएं जो सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर भी देखने को मिलती है। इसीलिए देखते हो कि बहुत सारे नेता जो कभी वोट बैंक के चक्कर में जो कि दिखाते हैं, वो उच्च जाति से होता है तो वो दिखाते हैं कि हम दलित जाति के भी साथ हैं, और इसके लिए जो कि वो दलित जाति के साथ भोजन करते हुए फोटो क्लिक कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह की वोट बैंकिंग की व्यवस्था होती है। तो मतलब जाति व्यवस्था का जो प्रथा है वो जो कि राजनीतिक स्तर को भी प्रभावित करता है, जो कि एक तरह से जाति के लिए अच्छा ही है, क्योंकि अगर राजनीतिक स्तर पर उनकी बातें आएंगी तो उनके कल्याण के लिए भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो होगा ही। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पे इसके पॉजिटिव रूप में दिखाई दे रहा है। फिर देखो, वर्ग संघर्ष की वृद्धि किए बिना यह वर्ग चेतना का विकास करती है। विभिन्न संस्कृतियों सांस्कृतिक स्तरों के लोगों को एक ही समाज में संगठित करने का यह सर्वोत्तम प्रयास करता था, जिसने देश को संघर्षरत प्रजाति समूहों से विभक्त होने से बचाया। मतलब कहने का मतलब जो देश इतनी जाति उपजाति और कल्चर सांस्कृतिक विविधता वाली देश है, इसको टूटने से बचाया किसने? जाति व्यवस्था से। एक तरह से देखो जाति व्यवस्था क्या कर रहा है, देश की एकता में सहयोग कर रहा है, अखंडता में सहयोग कर रहा है। जो कि जाति के आधार पर लोग जो जजमानी प्रथा थी उस आधार पर लोग जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक तरह से जाति व्यवस्था का पॉजिटिव साइन दिखा रहा है कि लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि लोगों में संघर्ष नहीं हुआ, जिससे भारतीय जो एकीकरण वो बना रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है, यह सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यों जैसे शिक्षा, शासन, घरेलू सेवा आदि का प्रबंध, धार्मिक विश्वास, कर्म सिद्धांत में विश्वास की संपुष्टि करता है। मतलब जो अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य सर्विस से सेवाएं हैं लोगों के लिए ज़रूरतों की, उनका ये जो कि मैनेजमेंट करता है जाति व्यवस्था, क्योंकि सबको बता दी कौन क्या काम करेगा, कौन किसको क्या सर्विस देगा। और धार्मिक विश्वास और कर्म सिद्धांत में विश्वास के कारण जो कि इसकी संपुष्टि की जाती है। मतलब धर्म के आधार पर जो कि इसकी पुष्टि की जाती है, जिससे कार्यों के विषम विभाजन को भी संसार की दैवीय विधान समझकर स्वीकार किया जाता है। मतलब कि कोई ऐसा काम है जो बहुत ही हीन वाला काम है, बहुत ही अच्छा काम नहीं है, जो लोग नहीं करना चाहते। पर क्या होता है कि जाति व्यवस्था जब मान लिया जाता है कि आप अगर इस जाति में तो आपको ये काम करना है, ये आपके पुरखों से होता आ रहा है तो आप ये करो, तो इस तरह के काम को भी जो कि कोई ना कोई तो करने वाला चाहिए ही, कोई ना कोई काम हो, चाहे वो चाहे जितना अच्छा हो चाहे जितना बुरा हो, क्योंकि वो तो भी होना जरूरी है ना। जैसे मान लो कि जो साफ़ सफाई है वो, और जो कहीं मान लो मवेशियों मर गए, बहुत ज़्यादा मवेशियों का बहुत ज़्यादा महामारी फैल गई तो उनको साफ़ सफाई करना, उनको हटाना, तो ये सब भी तो काम है। लेकिन जब हीन भावना आएगा तो कोई नहीं करेगा। लेकिन जाति व्यवस्था ने क्या किया, ये हीन भावना को दूर करने के लिए विषम विभाजन जो है उसको दूर करने, इसको दैवी विधान समझकर जो कि लोग स्वीकार कर ले कि नहीं ये तो मुझे ही करना, ये मेरा काम है, ऐसा। ठीक है, तो फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, जाति व्यवस्था में जाति प्रथाएं विश्वास, कौशल, व्यवहार एवं व्यापारिक रहस्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित करती है। इस प्रकार जो संस्कृति की निरंतरता है वो बनी जाती है। तो यानी जो कल्चर का जो कंटिन्यूसली है आपको देखने को मिलेगा, कंटिन्यूटी वो देखने को मिलेगा। संस्कृति जो हमारी आगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर देखो क्या करें, इसने सामाजिक जीवन को राजनीतिक जीवन से पृथक रखा अपनी स्वतंत्रता को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा। तो इस तरह की बात है, कुछ इसके जो कि पॉजिटिव साइड दिखाते हैं। अब इसके दोष की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां रही, मतलब इसके क्या क्या जो कि दोष हैं जिससे समाज में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। देखो, चूंकि व्यक्ति को अपने जाति व्यवसाय को ही करना पड़ता है, जिससे वो अपनी इच्छा अथवा अनिच्छा के अनुसार बदल नहीं सकता, अतः इसने श्रम की गतिशीलता को रोका है। जो श्रम की गतिशीलता है इसने जो उसको रोक दिया है। पहला इसका जो कि ये समस्या है। दूसरा देखो, इसने अस्पृश्यता को जन्म दिया है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य दोष देखो, बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रणाली और जातिवाद को भी इसने जन्म दिया। तो ये इसके काफ़ी जो कि कह लो संगीन दोष हैं, जो कि इस तरह की चीज़ें समाज में देखने को मिलती हैं। जो अस्पृश्यता का भेदभाव है वो इस जाति व्यवस्था के कारण ही देखने को मिलता है। इसने एक जाति को दूसरी जाति से पृथक करके तथा उनके बीच किसी भी सामाजिक अंतरक्रिया को प्रतिबंधित करके हिंदू समाज में जो सद्भावना और एकता के विकास को रोका है। अभी हम एकीकरण की बात करते हैं, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जाति दूसरी जाति की तरफ देखना नहीं चाहती है, उनकी परछाई से भी दूर रहना चाहती है। तो भारतीय समाज, हिंदू समाज जो है, भारतीय समाज है, उसकी एकता को
में ये एक तरह से बाधक का काम कर रहा है। फिर देखो जाति व्यवस्था में आनुवंशिक व्यवसाय के कारण व्यक्ति अपनी योग्यता व रुचि के अनुसार कोई अन्य व्यवसाय नहीं अपना सकता। यह लोगों की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं करने देती, जिससे उत्पादन में बाधक सिद्ध होता है, यानी जो हमारी जीडीपी है वो बढ़ नहीं पाती। मतलब कोई व्यक्ति है, उसके पास अच्छी योग्यता है, उच्च जाति वाले कोई काम जो बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन उसका जन्म निम्न जाति में हुआ, इस कारण वो जो कि उस काम को नहीं कर पा रहे। मान लो कोई व्यक्ति है जो एक अच्छा योद्धा है, वो अच्छा तलवारबाजी करना जानता है, अच्छा जो घुड़सवारी करना जानता है, तो उसे छत्री में होना चाहिए शामिल, पर वो छत्री नहीं है। अगर वो निम्न जाति में पैदा हो तो निम्न जाति में रहेगा, चाहे वो कितना भी कुशल योद्धा हो। ठीक है, तो इस तरह से उसका जो उसकी जो योग्यता है और रुचि है, उसकी जो कि अवहेलना होती है समाज में, जिससे जो कि समाज जो कि आगे बढ़ नहीं पाता है। ठीक है, फिर देखो इसी तरह जाति व्यवस्था जो कि देश में राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधक सिद्ध हुई है। जाति भक्ति की भावना ने दूसरी जातियों के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न की, जो राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अनुकूल नहीं है। अब आज भी आपको देखने को मिलता है बहुत सारे जो कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे जो कि हेट स्पीच वाली चीज़ें आती है, जो एक जाति दूसरी जाति को भड़काने के काम करती है। तो एक तरह से क्या है कि देश की एकता के लिए जो कि अनुकूल नहीं है। ठीक है, यह राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में बड़ी भारी बाधक है। कर्म के सिद्धांत में विश्वास करने का लोग परंपरावादी हो जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति निश्चित हो जाती है, इससे उनमें गतिशीलता के प्रति उदासीन देखी जा सकती है। जो पहला पॉइंट था वही पॉइंट यहाँ पे है कि जो ये अपने काम श्रम का जो गतिशीलता नहीं होता, ये अपने काम इनको पता होता है कि हमको ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करना है, तो ये और कोई जो अगर इनके अंदर इनोवेशन है, कोई मतलब इनकी योग्यता है, क्षमता है, तो वो काम वो नहीं करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है समाज को जो बहुत ही बड़ा सामाजिक और आर्थिक लॉस झेलने को मिलता है। और देखो जो जाति व्यवस्था वो अप्रजातांत्रिक मतलब अलोकतांत्रिक है, क्योंकि इसने सबको जाति, रंग और विश्वास के भेदभाव के आधार पर समानता के अधिकार से वंचित किया है, जो कि काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिख सकते हो। इसका ये भी एक बहुत बड़ा जो कि दोष है। ठीक है, जाति व्यवस्था ने जातिवाद को जन्म दिया है। इसमें किसी जाति के सदस्यों में जातिगत भावनाएं होती है। यह जो कि देखो जो जातिवाद में वह न्याय, समता, भ्रातृत्व जैसे स्वस्थ सामाजिक मानकों को भुलाकर अपनी जाति के प्रति अंधभक्ति प्रदर्शित करती है। मतलब एक तरह जो समानता का मूल है और न्याय का मूल है, भ्रातृत्व का मूल है, जो भारतीय लोकतंत्र का मूल है, इसका इन सबको जो कि खारिज करती है और सब कुछ भुला के भले उसके जाति के व्यक्ति सही हो गलत हो, वो उसको आपको नहीं देखते, बस देखते मेरी जाति का है, तो उसके सपोर्ट में लोग खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है। जैसे आप कह लो कि जो उच्च जाति के लोग हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो किया जाता है निम्न जाति के लोगों का शोषण, जैसे कि उनके महिलाओं के साथ रेप करना, ठीक है, उनको जिंदा जला देना घरों में, उनके पूरे घरों को जला देना, उनको जो गोली मार के हत्या कर देना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। जब इन पे जो कि केस करने जाते हैं ये लोग, तो अगर पुलिस वाला भी कोई उच्च जाति का है, जातिग्रस्त रूढ़िग्रस्तता से प्रभावित है, तो वो भी इनके खिलाफ FIR लिखने से के लिए मना करता है। और कोई जज है वो भी अगर जातिग्रस्त से प्रभावित है, तो वो भी जो कि निर्णय जो कि इनके पक्ष में बहुत ज़्यादा देखने की जो कोशिश नहीं करता है, मतलब कि जो निम्न जाति उसके पक्ष में निर्णय नहीं देता है, कोशिश करता है कि उसको कैसे बचा ले, कम से कम सजा देके। तो इस तरह की पूरा सिस्टम ही जो कि जातिगत व्यवस्था के आधार पे चलने लगती है। तो इस तरह से वही कह रहा है कि अंधभक्ति, जाति के प्रति अंधभक्ति प्रदर्शित हो जाता है, जो कि न्याय, समता, भ्रातृत्व की भावना को भूला, जो एक स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था के लिए जरूरी है, इसको भुला दिया जाता है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा दोष है जाति व्यवस्था का। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। देखो क्या करें, जाति व्यवस्था के दोष हमने दिख रहा है, इसका कुछ मूल्यांकन करता है। ठीक है, और दोनों पक्षों के बारे में जाएगा। उपरोक्त दोनों पक्षों पर विचारोपरांत स्पष्ट है कि इस व्यवस्था के दोष अधिक हैं। इसके गुण तो हैं पर इसके दोष आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जाति व्यवस्था स्थिर समाज को जन्म देती है, चूँकि इसमें परिस्थिति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। परिवर्तित व्यक्ति अपने कार्य को तो बदल नहीं सकता और न ही उन्नत कर सकता है। अतः विशिष्ट प्रयासों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। जब तक जाति अवरोधों को समाप्त नहीं कर दिया जाता, जिससे निम्न परिस्थिति के व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयत्न लाभ प्राप्त हो सके, तब तक भारतीय समाज के तीव्र विकास और सामाजिक पुनर्निर्माण में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहेगी। तो भारतीय समाज का विकास जो नहीं हो पा रहा है, उसका एक मूल कारण क्या है? जाति व्यवस्था भी है। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन एवं इसके कारक। देखो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इस अब आगे की क्लास को जो कि हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जो भी चैनल पर जो कि सर मैम नए जुड़े हैं, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाए। इसके पार्ट 2 जो कि हम कल देखेंगे। ठीक है।